नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की करते हैं, क्योंकि 5वें चरण के लिए 20 मई को 49 सीटों पर मतदान होना है। इसकी तैयारियां भी जोरों पर है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्र पर लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 2019 में 40 से अधिक सीटें एनडीए के पास थी। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली है। 5वें फेज में महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर मतदान होना है। 5वें फेज में कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5वें चरण में कई वीआईपी सीटों पर नजर रहेगी। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट के बारे में। लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। तीसरी बार राजनाथ सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। रायबरेली की बात कर लें तो रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अमेठी से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया गया है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं। बिहार की बात कर लें तो बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान का मुकाबला शिवचंद्र राम से होगा, जबकि सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। 5वें चरण में झारखंड की कोडरमा, चतरा और हजारीबाग सीट पर भी चुनाव है। कोडरमा सीट से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जबकि उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल, कांग्रेस के भूषण पाटिल के बीच मुकाबला रहेगा। मुंबई उत्तर और मध्य सीट पर उज्जवल निगम का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से होगा। महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के सामने एनसीपी के शरद पवार गुट के भास्कर मुरलीधर भगारे के बीच चुनावी मुकाबला है। बारामूला लोकसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला की साख दांव पर है। उमर अब्दुल्ला के सामने पैंथर पार्टी के पीरजादा मुदासिर रशीद शाह मैदान में है। पश्चिम बंगाल में हुगली लोकसभा सीट 2 एक्ट्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी और टीएमसी की रचना बनर्जी आमने सामने है। उधर 5वें चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। कल 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में किन सीटों पर कितने वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण का चुनाव कल है, जहां पर 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट यानी बारामूला और लद्दाख में आप देख सकते हैं कि चुनाव होना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी, कैसरगंज और फैजाबाद में कल चुनाव होना है। बिहार की बात कर ले तो यहाँ पर 5 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मधुबनी शामिल है। झारखंड की बात कर लें तो 3 सीटों पर मतदान है, जिनमें चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो 7 सीटों पर वोटिंग है। हावड़ा, हुगली, आरामबाग, बनगांव, बैरकपुर, उलबेरिया और पश्चिम बंगाल में इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ओडिशा में 5 सीटों पर मतदान है। बारगढ़, अस्का, कंधमाल, बोलांगीर और सुंदरगढ़ में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो 5वें चरण में यहां बचे हुए सभी 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, ठाणे, कल्याण, पालघर, धुले, डिंडोरी, भिवंडी और नासिक में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। 5वें चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की हम बात करें, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में
चुनाव होना है। 49 लोकसभा सीटें हैं जिन पर इलेक्शन है। कुल उम्मीदवार यहाँ पर 695 हैं। पुरुष उम्मीदवार 613 हैं, महिला उम्मीदवार 82 हैं। इन सब में आपराधिक मामलों की बात कर ले तो 159 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की चर्चा हमेशा होती है। 227 करोड़पति उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्तियां 3.56 करोड़ है। बीजेपी के 40 में से 12 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 18 में से 7 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा के 10 में से 4 उम्मीदवार आपराधिक मामले के शिकार हैं। पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, आखिर 2019 में इसके नतीजे क्या थे, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होना है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान है। 40 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 49 पर मतदान है। 2019 में बीजेपी ने इन 49 सीटों में से 41 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने महज 1 सीट जीती थी। सपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में सपा को 1 भी सीट नहीं मिली थी इन 49 सीटों में से। टीएमसी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बात मुंबई की करते हैं। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए भी सियासी बिसात बिछ चुकी है, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टियां 3 सीटों पर आमने सामने होंगी, तो वहीं 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर पारंपरिक प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला है। एक सीट ऐसी है जहां शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र में 5वें चरण में किस किस के बीच मुकाबला होना है। मुंबई दक्षिण की बात करते हैं। मुंबई दक्षिण में उद्धव ठाकरे के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना की यामिनी जाधव से होगा। जाधव मुंबई के बायकुला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मुंबई दक्षिण मध्य में सेना यूबीटी नेता अनिल देसाई का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के राहुल शेरवाले से होगा। देसाई हाल तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। शेरवाले मौजूदा लोकसभा सदस्य भी हैं। अब बात मुंबई दक्षिण की करते हैं। मुंबई दक्षिण के लिए शिवसेना की ओर से यामिनी जाधव को कैंडिडेट बनाया गया है और शिवसेना यूबीटी की ओर से अरविंद सावंत चुनावी मैदान में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात मुंबई दक्षिण मध्य की करेंगे। मुंबई दक्षिण मध्य के बारे में बात करें तो शिवसेना ने यहां से राहुल शेवाले को अपना कैंडिडेट घोषित किया है और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट की बात कर लें तो यहां से अनिल देसाई चुनावी मैदान में है। तो कैंडिडेट्स के नाम एक बार फिर से बता दें। शिवसेना राहुल शेवाले और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अनिल देसाई चुनावी मैदान में होंगे। आगे बढ़ते हैं, मुंबई उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। यहां ठाकरे खेमे के अमोल कीर्तिकर का मुकाबला सत्तारूढ़ सेना के रविंद्र वायकर से होगा। वायकर जो पहले शिवसेना के उद्धव गुट में थे, हाल ही में शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। वर्तमान में मुंबई में जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष भी हैं, वो मुंबई उत्तर मध्य सीट से प्रसिद्ध वकील उज्जवल निगम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मुंबई उत्तर पश्चिम शिवसेना की ओर से रविंद्र वायकर और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अमोल कीर्तिकर चुनावी मैदान में होंगे। मुंबई उत्तर से बीजेपी ने पीयूष गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीयूष गोयल को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। कांग्रेस ने भूषण पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुंबई उत्तर की बात कर रहे हैं हम। मुंबई उत्तर जहां से बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल को कैंडिडेट बनाया गया है मुंबई उत्तर से, और कांग्रेस की ओर से भूषण पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुंबई उत्तर पूर्व की ओर से बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को बनाया है कैंडिडेट। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से संजय दीना पाटिल को कैंडिडेट घोषित किया गया है। मुंबई उत्तर मध्य की बात करते हैं। उज्जवल निगम बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़। सीट वाइज बात करते हैं। ठाणे से शिवसेना की ओर से नरेश महास्के और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से राजन विचारे को कैंडिडेट घोषित किया गया है।
तो ठाणे की बात कर रहे हैं। ठाणे से शिवसेना की ओर से नरेश महास्क का मुकाबला सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के राजन विचारे से होने वाला है। ठाणे सीट पर ये दोनों कैंडिडेट सामने सामने होने वाले हैं। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट, जिनकी ओर से नरेश महास्क जो है वो मैदान में रहेंगे। लेकिन कल्याण सीट की जब हम बात करते हैं तो शिवसेना ने श्रीकांत शिंदे को चुनावी मैदान में उतारा है और यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कैंडिडेट हैं वैशाली दारेकर। कल्याण सीट के जो ग्राफिक्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच यह मुकाबला रहने वाला है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आपको बताया। और अब बात करते हैं भिवंडी की। बीजेपी की ओर से कपिल पाटिल को अपना कैंडिडेट घोषित किया गया है। भिवंडी की बात कर रहे हैं क्योंकि मुंबई में कल 13 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी ने कपिल पाटिल को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। यहां आते हैं एनसीपी की ओर से यानी शरद पवार गुट की ओर से सुरेश महात्रे चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। तो ये दो कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच टफ फाइट कल होने वाली है, क्योंकि कल मुंबई में भी चुनाव है, 49 सीटों पर चुनाव है और ऐसे में उनमें से एक सीट थी भिवंडी। अब धुले की बात करते हैं। बीजेपी ने डॉक्टर सुभाष भामरे को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, यानी डॉक्टर सुभाष भामरे पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये वो कैंडिडेट है जो जीत दिलाएंगे धुले सीट से। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने डॉक्टर शोभा बच्छाव को अपना कैंडिडेट उतार दिया है और दोनों के बीच मुकाबला अब टफ हो चुका है। धुले सीट पर ये दो कैंडिडेट सामने सामने रहने वाले हैं कल। धुले से आगे बढ़ेंगे, डिंडोरी सीट की बात करेंगे। बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कैंडिडेट जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, महिला चेहरा। और यहां पर सामने है एनसीपी शरद पवार गुट के भास्कर मुरलीधर भागरे। तो यहां पर महिला बाजी मारती है, बीजेपी बाजी मारती है, या फिर एनसीपी शरद पवार गुट के भास्कर मुरलीधर भागरे, ये कल पता चलेगा। वोटिंग के बाद कुछ आंकड़े जो है वो इशारा तो कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति क्या है उसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। नासिक की हम बात कर रहे हैं। शिवसेना की ओर से हेमंत गोडसे पर भरोसा जताया गया है और इन्हें सीधा मुकाबला मिलेगा शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के राजा भाऊ वाजे से। तो ये दो कैंडिडेट नासिक सीट पर आमने सामने रहेंगे। नासिक सीट बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाती है। हेमंत गोडसे को सीधी टक्कर राजा भाऊ वाजे देने वाले हैं कल। इसके बाद पालघर की बात करते हैं। यूं तो साधुओं पर जो हमला हुआ था उस दौरान पालघर सीट चर्चाओं में आई थी। बीजेपी ने हेमंत विष्णु सावरा को यहां पर अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बहुत भरोसेमंद चेहरा है। यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भारती कामड़ी पर भरोसा जताया है, यानी पालघर में महिला चेहरे पर भरोसा जताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार की करते हैं। तो 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव होगा उनमें हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट है जहां पर चुनाव होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए को सबसे पहले बताते हैं कि 5वें चरण में किस किस के बीच मुकाबला होना है। तो यहां पर देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान एलजेपी-आर के कैंडिडेट हैं, एनडीए की ओर से भी कैंडिडेट कहा जा सकता है। चिराग पासवान चुनावी मैदान में है, काफी निगाहें चिराग पासवान पर हैं। टक्कर देने के लिए आरजेडी के शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान बाजी मार पाएंगे या नहीं, क्योंकि जद्दोजहद के बाद ये सीट मिली है। अब यहाँ पर चिराग पासवान को खुद को प्रूव करना होगा, क्योंकि शिवसेना आरजेडी की ओर से शिवचंद्र जो है वो कैंडिडेट हैं। सारण की बात करते हैं। बीजेपी ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है और यहां पर आरजेडी की रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन पर भरोसा जताया है आरजेडी की ओर से। तो ये दो कैंडिडेट्स हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को सीधी टक्कर देंगी रोहिणी आचार्य, लेकिन इस टक्कर के परिणाम क्या होंगे 4 जून को पता चलेंगे। तो बिहार की सारण सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सारण से आगे बढ़ेंगे, सीतामढ़ी की ओर चलते हैं। सीतामढ़ी में जेडीयू ने देवेश चंद ठाकुर पर भरोसा जताया, यानी ये सीट जेडीयू के हिस्से में गई है। सीधा मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट अर्जुन राय से रहने वाला है सीतामढ़ी बिहार में, जो कि जेडीयू के कोटे में गई है। और यहां पर देवेश चंद ठाकुर पर भरोसा जताया गया है कि ये वो कैंडिडेट है जो जीत दिलाएंगे। सीधा मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय से होने वाला है।
सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, 5 सीटों पर चुनाव है। मधुबनी की ओर चलते हैं। मधुबनी ने बीजेपी ने अशोक कुमार यादव को कैंडिडेट बनाया है। अशोक कुमार यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है अली अशरफ फातमी। आरजेडी और बीजेपी के बीच टक्कर। मधुबनी जो कि बीजेपी के कोटे में है, एक यदुवंशी चेहरा और एक मुस्लिम चेहरा, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये 4 जून को पता चलेगा। मधुबनी सीट पर किन 2 कैंडिडेट्स के बीच अहम मुकाबला है। देखिए कैंडिडेट्स तो और भी हैं, लेकिन टक्कर किसकी मानी जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। मधुबनी एनडीए के कोटे में बीजेपी के पास गई है और मधुबनी के बारे में हम बात कर चुके हैं। कैंडिडेट्स का जिक्र भी हमने आपको कर दिया है। मुजफ्फरपुर आते हैं। बीजेपी ने राजभूषण चौधरी पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजभूषण चौधरी वो चेहरा है जिससे जीत की उम्मीद लगाई जा सकती है। कांग्रेस ने अजय निषाद पर भरोसा जताया है। यहां समझिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहने वाले हैं। अब से पहले जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे, बीजेपी और आरजेडी थे, लेकिन यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला है। राजभूषण चौधरी। सीतामढ़ी के ग्राफिक्स हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। मधुबनी के ग्राफिक्स भी हम आपको बता चुके हैं, कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। तो ये एक बार फिर से हम आपको देखिए बिहार के बारे में बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर किस पार्टी के बीच कैसे मुकाबला रहने वाला है। और अब हम आपको झारखंड के बारे में बताते हैं, क्योंकि कल जहां जहां चुनाव है उनमें से एक राज्य झारखंड का भी है। झारखंड की सीटों पर अहम मुकाबला है। किन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हजारीबाग से। ग्राफिक्स अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। हजारीबाग की देखिए हम बात करें, बीजेपी ने मनीष जायसवाल पर भरोसा जताया। मनीष जायसवाल जो कि भरोसेमंद है, भारतीय जनता पार्टी के टक्कर देने के लिए कांग्रेस के जेपी पटेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और भरोसा जताया है। झारखंड में बीजेपी खुद को कैसे मजबूत करेगी, कैंडिडेट मनीष जायसवाल हैं हजारीबाग से, और कांग्रेस के जेपी पटेल यहां पर सीधी टक्कर उन्हें देने वाले हैं। झारखंड में भी कल देखिए चुनाव होना है और झारखंड के चुनाव के क्या समीकरण बनने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भी कल सीधा मुकाबला है। किन किन सीटों पर है, चतरा की बात करते हैं। देखिए चतरा से बीजेपी ने कालीचरण सिंह पर भरोसा जताया है। इन्हें टक्कर देंगे कृष्णानंद त्रिपाठी, ब्राह्मण चेहरा जिस पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। चतरा झारखंड की एक सीट है, लोकसभा सीट। अब कोडरमा की बात करते हैं। बीजेपी ने महिला चेहरा अन्नपूर्णा देवी जो कि मंत्री भी हैं उन पर भरोसा जताया गया, चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने विनोद सिंह पर दांव चला है। एक तरफ मंत्री की साख और दूसरी तरफ कैंडिडेट हैं विनोद सिंह, दोनों के बीच सीधा मुकाबला कल देखने को मिलेगा। कोडरमा जो कि झारखंड की सीट है, महिला चेहरा वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस विनोद सिंह, और यहां पर वो चेहरा जो कि मंत्री हैं और साख दांव पर लगी है। कोडरमा की हमने बात कर ली, चतरा की बात हम कर चुके हैं। तो ये वो चेहरे हम एक बार आपको फिर से दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप जान पाएं कि कौन कौन सी सीटें हैं जिनके बीच मुकाबला रहने वाला है झारखंड में। ये वो चेहरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से चेहरे हैं जिनके बीच अहम मुकाबला होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कल 14 सीटों पर मतदान होना है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चुनावी मैदान में किस किस के बीच फाइट होने वाली है। तो चलिए ये आप कैंडिडेट्स देख सकते हैं। सबसे पहले मोहनलालगंज की बात करते हैं। यहां पर बीजेपी ने जो मंत्री हैं कौशल किशोर, उन पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी की ओर से आरके चौधरी चुनावी मैदान में है। बसपा ने राकेश कुमार पर भरोसा जताया है। मोहनलालगंज केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की साख यहां पर दांव पर है, मंत्री हैं, और यहां पर सपा ने आरके चौधरी पर भरोसा जताया है। बसपा ने यहां पर कैंडिडेट बदल दिया। अब लखनऊ की बात करते हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी की ओर से तीसरी बार कैंडिडेट हैं। ये बीजेपी की रिजर्व सीट भी कही जाती है, यानी इसे गढ़ कहा जाता है बीजेपी का।
सपा ने रविदास मेहरोत्रा पर भरोसा जताया है, जिन्होंने दावा किया है रविदास मेहरोत्रा ने कि सीट इस बार समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। बसपा ने मोहम्मद सरवर मलिक पर भरोसा जताया है, जाट चेहरा है, भरोसेमंद चेहरा है बीएसपी का, लेकिन इन तीनों कैंडिडेट्स में जनता किसे चुनती है 4 जून को पता चल जाएगा। अब हम बात करें रायबरेली की। बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार चुनावी मैदान में। अब से पहले अमेठी में आपने देखा होगा, वायनाड के सांसद हैं मौजूदा दौर में। बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद को यहां पर कैंडिडेट घोषित किया है। दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी, जिनके बीच सीधा मुकाबला रहेगा। अब बात अमेठी की करते हैं। अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तीसरी बार कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन जीत के लिए दूसरी बार चुनावी मैदान में है और स्मृति ईरानी को भरोसा है कि वो ये सीट निकाल लेंगी। कांग्रेस की ओर से केएल शर्मा इस वक्त सुर्खियों में भी हैं, जमकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और ये आश्वस्त हैं कि काम बहुत किया है, इस लिहाज से स्मृति ईरानी को हरा देंगे। यहां पर नन्हे सिंह चौहान बीएसपी की ओर से कैंडिडेट हैं। 3 चेहरे आप देख सकते हैं जिनके बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया। हालांकि टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। स्मृति ईरानी को लगता है कि उनके काम के भरोसे जनता उन्हें वोट जरूर देगी। आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद की बात करते हैं। बीजेपी की ओर से लल्लू सिंह चुनावी मैदान में है। सपा की ओर से अवधेश प्रसाद, बीएसपी की ओर से सच्चिदानंद पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो लल्लू सिंह कैंडिडेट हैं और तीसरी बार इस बार जीत के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के प्रयागराज में हुंकार भरी, इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया और साथ ही शाह ने दावा किया कि 4 चरण का चुनाव हो चुका है। अमित शाह ने दावा किया है कि 4 चरण में इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। एनडीए पूर्ण बहुमत और तेज गति से 400 की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बड़ी सफलता हासिल करेगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहनों, अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। आपको 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? और जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे नीरज त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर वोट दबाओगे तो नीरज जी जीतकर सांसद बनेंगे। सुनो सुनो, परंतु इसके साथ साथ कमल के निशान पर दबाया हुआ हर वोट
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली। बिहार के पश्चिमी चंपारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के लालू प्रसाद और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता परमाणु बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है, भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। बताओ भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने फूलपुर में पार्टी उम्मीदवार प्रवीण पटेल के पक्ष में मतदाताओं से वोट अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। इन 4 चरणों के रुझान से विपक्ष में खलबली और बौखलाहट है। पूरे देश में मोदी सरकार की आवाज गूंज रही है। बीजेपी के प्रवीण पटेल का मुकाबला सपा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य से है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं, विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। और पूरे देश कारण भी है, पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है, और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार और अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जौनपुर पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मैं यहां से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपकी सरकार रही, 10 सालों में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 19,11,000 करोड़ दिए। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और पंचटिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम भी हमारे सरोज जी ने किया। 13 करोड़ से बड़ेहरी केराकत में गोमती पर पुल बनाया। जौनपुर नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। 1,36,000 गरीबों को घर दिया, 6,50,000 माताओं को गैस दिया, 9,41,000 घरों में पानी पहुंचाया, 12 लाख शौचालय बनाए और 9,50,000 किसानों को
6,000 रुपया प्रति साल देने का काम हमारे सरोज जी ने करवाया है। जोर से ताली लगाओ। और भाइयों बहनों, अमूल का प्लांट यहां लगा है। मैं बताकर जाता हूं, मैं गुजरात से आता हूं। अमूल गरीबों के लिए धन कमाने की कुंजी है, कुंजी है। हर माता बहन को आने वाले दिनों में इससे महीना कम से कम 20,000 रुपया मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आने वाले दिनों में आप सभी को लोकसभा में वोट डालना है। मैं आज बताना चाहता हूं कि सरोज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप जितना बटन दबाओगे, ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। दिल्ली में छठे चरण में मतदान होना है। इससे पहले सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बदरपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में जन सैलाब दिखा। बता दें कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर सहीराम पहलवान का मुकाबला बीजेपी के रामवीर बिधूड़ी से है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। यहां से 2019 में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद थे, लेकिन केजरीवाल ने रोड शो करके आपके समर्थन में वोट देने की अपील की। 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप देश के मालिक को आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, जनता आपका जय जयकार करेगी। ये क्या बात हुई? केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक बन गए। ये तो गलत बात है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। और विडंबना देखो, मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में, लेकिन जब मैं जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी जेल के अंदर। आज केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के पक्ष में प्रचार किया और सहीराम के पक्ष में वोट मांगा। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत में सहीराम पहलवान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इस वक्त आम आदमी पार्टी के साउथ दिल्ली से प्रत्याशी सहीराम पहलवान जी मौजूद है। सहीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पे। थैंक यू सर। तो दिल्ली में इस वक्त आप क्या माहौल देख रहे हैं, खासकर साउथ दिल्ली में? साउथ दिल्ली की सीट तो सबसे पहले जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन सातों की सातों सीटें जीत रहा है आज के समय में। कुछ देर में यहाँ केजरीवाल आने वाले हैं। कल राहुल गांधी की भी यहाँ जनसभा हुई है दिल्ली में, उनमें उनको नहीं बुलाया गया था। इसको लेकर क्या आप कहें? तो उसमें क्या दिक्कत है? उनके पास टाइम नहीं होगा कि उसमें क्या परेशानी आ गई? सबके अपने अपने, देखिए, अपने अपने प्रोग्राम सबके लगे हुए हैं। अब सब एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि समय कम है। 3 दिन चुनाव प्रचार के बाकी हैं। पूरी दिल्ली का इन लोगों को, बड़े हमारे राष्ट्रीय हैं, नेता हैं, इनको पूरा हिंदुस्तान कवर करना है। किसी के पास कहीं ड्यूटी है, किसी कहीं ड्यूटी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीजेपी ने साउथ दिल्ली से अपना प्रत्याशी इस बार बदल दिया है और आप इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे जितनी जानकारी है। जी जी। तो इस वक्त आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं? किन किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट देने जा रही है? देखिए, दिल्ली की जनता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के 9 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने दिल्ली में काम किए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो, महिलाओं के लिए बस फ्री हो, फरिश्ते योजना हो, तीर्थ यात्रा फ्री हो, बहुत काम किए हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, उन्होंने दिल्ली में एक भी ऐसी योजना लॉन्च नहीं की जिससे आज दिल्ली की जनता के बीच में वो जा सके। अंतिम सवाल, 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन की पार्टी मेजोरिटी में आती है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल क्या देश के अगले प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, ये एक पार्टी तय नहीं कर सकती, एक नेता तय नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। सब लोग बैठ के विचार करेंगे, जिसको ठीक लगेगा बनाएंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन सचिन के साथ मैं आयुष राज द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया, बदरपुर।
लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान मंच पर उनके साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी केवल एक सीट जीतेगी और वो केवल क्योटो की सीट है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अग्निवीर मामले पर केंद्र सरकार पर वार किया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सेना में फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। सारा का सारा फायदा उन्होंने 22 लोगों को दिलवाया। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त वार किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है और धामी ने कहा कि पीएम मोदी के काम की हर तरफ चर्चाएं हैं। लोग पीएम मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा करते हैं। कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी आवास का घोटाला, कभी जमीनों का घोटाला। तीनों जगह घोटाले, जमीन में भी, पाताल में भी और आकाश में भी। ऐसे घोटालों की सरकार उस समय आ गई और हमारी पहचान पूरे विश्व के अंदर ऐसी पहचान बन गई थी कि घपलों का देश, घोटालों का देश। और भारत, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, अपने हितों को भी न करवा सकने वाला भारत, उस दब्बूपन से, उस पिछलग्गूपन से और एक तरह से भारत को उभारने का काम, विश्व में भारत का डंका बजाने का काम, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम, हर भारतीय को एक गौरव प्रदान करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ओडिशा के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी यहां पर हो रहे हैं और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा के खोरधा में चुनावी रैली में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार ओडिशा में जबरदस्त जीत हासिल करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ओडिशा में 75 साल बाद बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। राज्य के अंतर्गत जहां जहां भी हमारे दौरे हुए हैं, जितने भी हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है। केवल मेरा ही विश्वास पक्का नहीं हुआ है, बल्कि भारत के माने जाने राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार लोकसभा की सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में शानदार विजय हासिल होने जा रही है और उड़ीसा में 75 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाइयों है, अन्य राजनीतिक पार्टियों को आपने देखा होगा, जो वह जनता से वादे करती हैं, अपने वादों को सरकार बनाने के बाद भूल जाती हैं। उनके कहने और करने में, उनके कृति और कथन में, उनके वर्ड्स और डीड्स में एक बहुत अंतर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई झूठ बोलता है, लोग कहते हैं ये नेताजी हैं। भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट,
या क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कांग्रेस ने पैदा की है, बीजेडी ने पैदा की है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, चाहे जिस हद तक जाना हो, अपने वादे को पूरा करके ही वह दम ले। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा महज एक जुमला है जो पूरा होने वाला नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि जिस तरह से देश में माहौल है, इससे तो यही लगता है कि बीजेपी का दक्षिण में सफाया हो चुका है, लिहाजा देश में बीजेपी की सरकार बनना अब संभव नहीं है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 7वें फेज में 1 जून को वोटिंग होगी। ये जो 400 पार की बात है, ये केवल एक महज एक जुमला है जो पूरा नहीं होने वाला है। ये मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बदल रहा है, ये दक्षिण में जो है वो साफ हो चुके हैं और उत्तर भारत में हाफ हो चुके हैं। इसलिए इनकी सरकार बनना अब असंभव है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती से बनेगी। बनाने वाले समय में हिमाचल के मसलों को उठाया जाएगा। ये केवल लोगों को भ्रमित करते हैं। इन्हीं के एक नेता ने कहा, भाजपा के एक जो है कर्नाटक के नेता ने कहा कि अगर हम 400 पार करेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को बनाया है, उसमें जो आरक्षण एससी समाज को दिया गया है, एसटी समाज को दिया गया है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। इनके लाहौल स्पीति के जो प्रत्याशी है, वो कहते हैं कि आरक्षण एक परिवार में केवल एक ही बारी मिलना चाहिए। इस तरीके की बातें, इस तरीके की भ्रामक बातें जो ये हमारे दलित समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे एसटी समाज के लिए कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इनको चुनावों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलजेपी नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपना मित्र बताते हैं। वो समय समय पर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान की भी तारीफ करते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में एनडीए को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे। जहां तक हमीरपुर की बात है, तो मुझे लगता है कि जो स्नेह मेरे पिता को मिलता था, वही स्नेह हाजीपुर की जनता मुझे देगी। मुझे लगता है जिस तरीके से एनडीए के प्रति पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में हम लोगों को कहीं कोई शंका नहीं है कि 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। जहाँ तक रही भाई हाजीपुर की बात, मेरा घर रहा है, मेरा परिवार रहा है, अपनों से अपना आशीर्वाद, अपने लिए आशीर्वाद मांगने गया हूँ और मुझे लगता है कि जो प्यार स्नेह मेरे पिता को मिलता था, वही प्यार स्नेह हाजीपुर की जनता मुझे भी देने का काम करेगी। ऐसे में कल मतदान है और मैं हाजीपुर की जनता से ही नहीं, बाकी तमाम सीटों पर जहां पर कल वोट डाले जाएंगे, तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका एक एक वोट बहुत मायने रखता है। आपका वोट लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा, लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेगा। पटना में कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि दक्षिण में बीजेपी साफ हो चुकी है और उत्तर, पश्चिम, पूर्वी भारत में भी साफ होने वाली है। इसका अंदाजा पहले और दूसरे चरण के चुनाव से हो गया है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में भी यही हुआ। आगे उन्होंने कहा कि अब तो तय हो गया कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमें जनता का निर्णायक बहुमत मिल रहा है। आने वाले चरण के चुनाव में निर्णायक बहुमत मिलेगा। पहले 2 चरण के बाद ही, पहला चरण तो 19 अप्रैल को हुआ था और दूसरा चरण 27 अप्रैल को हुआ था। पहले 2 चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वही हो, स्थिति तो वही है। तो 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं।
अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए 400 पार का दम भर रही है, तो इंडिया अलायंस के सहयोगी और आरजेडी के तेजस्वी ने एक्स पर लिखकर 300 पार की हुंकार भरी है, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा। इस तंज पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी काम के बारे में बात नहीं की। इन्होंने लालू यादव, हमें और हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा कभी कोई काम नहीं किया जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जनता को बता सके, इसीलिए इनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। की बात का कोई मतलब है? ये लोग कोई काम के बारे में बात किया है? लालू जी या हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देता जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या हो। कोई एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए प्लीज। पटना में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं करते कि आपने 10 साल में क्या किया। जब संविधान में मुसलमान को आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है तो कहां से दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर लेख लिखकर जो वार किया और कहा कि यही आरएसएस के लोग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें कहां से आएंगी। आप अपनी बात करिए ना, दोनों भाई बहन के पीछे काहे पर पड़े हुए हैं? काहे का गाली गलौज? इसीलिए देश के स्वाभाविक पीएम के कैंडिडेट जनता ने स्वीकार कर लिया है। कोई नया खेल यदि ना हो तो बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे जैसा मैंने देखा ट्रेन में, रेल में, डब्बे में, खेत में, खलिहान में, रायबरेली, अमेठी जाकर, ये अहंकार की रानी, वहां जनता चुनाव लड़ रही है इस अहंकार की रानी के द्वारा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।